डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पूरे पर्सनालिटी का एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पे इंटरव्यू बोर्ड आपका असेसमेंट करते हैं। आपने जो भी इंफॉर्मेशन इस डैफ फॉर्म में दिया है वो आपके पर्सनालिटी का सार होता है, जो आप खुद ही एक्सप्रेस करते हैं यूपीएससी को, और यूपीएससी उसी आधार पे आपसे संबंधित जो भी जानकारी है उस पे आपके इंटरव्यू में प्रश्न पूछते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे आपके जो प्रश्न हैं वो डैफ के आसपास ही पूछा जाए, लेकिन हाँ, डैफ एक मेजर रोल प्ले करता है आपके क्वेश्चंस फ्रेमिंग में, आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे उसमें। तो चलिए इस पूरे वीडियो को हम दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में डैफ का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ प्लेस, आपके एड्रेस, आपके पेरेंट के बारे में, आपके जो स्कूल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशंस पे हम चर्चा करेंगे, उससे संबंधित चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हॉबी है, और जो आपने कैडर दिया है, आपने जोन चूज किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं पार्ट 1, जिसमें कि बेसिक डिटेल्स डैफ फॉर्म के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डैफ के क्या क्या कीवर्ड्स है। आज हम कोशिश करेंगे कि डैफ 1 को डिकोड किया जाए। ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स और क्वेश्चंस हैं जो आप अगर मिस करेंगे तो आपके यूपीएससी के इंटरव्यू खराब हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और कौन से ऐसे हिडन कीवर्ड्स हैं जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके नाम। अगर आपका कुछ नाम है, जैसे करण नाम है आपका, अर्जुन नाम है आपका, या कोई भी इंद्र से कनेक्टेड नाम है, या कोई यूनिक नाम है, तो उस नाम के बारे में क्या प्रासंगिकता है, इसकी हिस्टोरिकल कुछ इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में कुछ अगर कनेक्टेड नाम किसी बिगर पर्सनालिटी से है, कोई बड़े स्वतंत्रता सेनानी से है, कोई बड़े साइंटिस्ट से है, तो उसके बारे में अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले आपका नाम आता है, उस नाम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको अच्छे से आप तैयार कर लें। दूसरा जो होता है वो आपका ईमेल आईडी होता है। अगर ईमेल आईडी में कुछ आपने हैंकी पैंकी लिखा है, कुछ आईपीएस लिखा है, आईएएस लिखा है, या कुछ कोड वर्ड 007 लिखा है, जेम्स बॉन्ड लिखा है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने कुछ भी लिखी है ईमेल आईडी में, चूँकि वो ईमेल आईडी आपके सबसे फ्रंट में ही नाम के बाद रहता है, तो उससे भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में भी अच्छे से तैयारी कर लें। अगर सभी लोग आजकल जीमेल में बना रहे हैं, आपने अगर कुछ हॉटमेल में बनाया है या कुछ ऐसे डिफरेंट मेल प्रोवाइडर का मेल आईडी आपका है जो स्लाइटली डिफरेंट है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी तैयारी आप कर लें कि मेल सर्विस प्रोवाइडर क्या है, क्यों है, और आपने जो बनाया है वो क्यों बनाया है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, अगर आपका जो फादर का जो नाम है, उस फादर के नाम से क्या संबोधित होता है। मान लीजिए आपका फादर का नाम जगदीश सिंह है, या वासुदेव सिंह है, या राधे श्याम है, तो इस तरह के नाम अगर हैं तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें बनती हैं, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसको आप लिख लें, अच्छे से तैयार कर लें, ताकि इंटरव्यू के टाइम आपको किसी भी तरह की समस्या ना आए। इसके बाद अगर देखेंगे तो जो नेक्स्ट डिटेल रहता है डैफ 1 में, वह परमानेंट एड्रेस का रहता है। तो जहाँ से भी आप निवास करते हैं, सपोज आप बिहार के वैशाली ज़िले से हैं, तो आपसे उससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है। तो वैशाली की वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या है, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। अगर हम वैशाली की बात करें तो वैशाली में क्या हुआ था, महावीर जैन हैं, उनका जन्म हुआ था, जो 24वें तीर्थंकर थे। तो आप बता सकते हैं कि महावीर जैन का जन्मभूमि है। वहाँ पे बुद्ध ने अपना उपदेश भी दिया था, बुद्ध वहाँ पे स्टे भी किए थे, तो वो बुद्ध की कर्मभूमि भी है। इसके अलावा वहाँ पे आम्रपाली जैसी वैशाली की नगर वधु थी, तो वो उसका रंगभूमि भी था। अगर हम जिस संघ की बात करें तो उस समय जो रिपब्लिक हुआ था, पहली रिपब्लिक इंडिया में, वो वहाँ पे हुआ था। आज की डेट में क्या हो रहा है, तो आज की डेट में जैसे वहाँ पे एक वैशाली में बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है बौद्ध से संबंधित, जो कि 315 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। तो आज इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो इतिहास तो पता होना ही चाहिए, प्लस आज के डेट में वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
सपोज आप पटना से हैं, तो पटना में अभी रिसेंट में क्या हुआ है, नए नए डेवलपमेंट क्या हुए हैं, रोड कनेक्टिविटी में कुछ परिवर्तन हुआ है, पटना मेट्रो बन रहा है, अगर पटना में मैरिन ड्राइव बना है, पटना में अगर कोई नया इंस्टीट्यूट बना है, पटना में अगर एयरपोर्ट की कुछ नई चीज़ें हुई हैं, या रिसेंट में कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे एक समिट किया गया है, तो उससे क्या क्या आउटकम्स रहे उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेरिन ड्राइव के बारे में बात करते हैं, तो आपको अगर ध्यान हो तो मेरिन ड्राइव पटना जो दो पुल है, एक गंगा सेतु पुल है और एक दीघा पुल है, इन दोनों के बीच में एक मेरिन ड्राइव बनाया गया है। तो आखिर मेरिन ड्राइव क्या है, वो नाइट लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, टूरिस्ट को कैसे वो अट्रैक्ट करेगा, उससे क्या क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स होंगी, उस मेरिन ड्राइव में क्या क्या समस्याएं हैं, इन सभी के बारे में आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। आपसे अगर पूछा जाए कि उस मेरिन ड्राइव को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपके पास उसको इम्प्रूव करने के बारे में, उसको बेटर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये भी आइडिया आपके पास होना चाहिए। जैसे मेरिन ड्राइव है तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करने के लिए वहाँ की समस्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम पटना की बात करते हैं, तो पटना जो मेरिन ड्राइव है उसकी आज समस्या, बेसिक समस्या क्या है, अगर आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पार्किंग एक मेजर समस्या है। तो पहला जो सजेशन आप देंगे कि बेहतर पार्किंग व्यवस्था बनाई जा सकती है, क्योंकि गंगा के किनारे है और रोड के दोनों साइड पार्किंग की अच्छी खासी वहाँ पे स्पेस उपलब्ध है, स्पेस की कोई समस्या नहीं है। तो हर एक अगर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे पार्किंग की उचित व्यवस्था कर दी जाए, तो जो पर्यटक आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। प्लस साथ में गाड़ी की सेफ्टी भी बढ़ जाएगी और जो ट्रैफिक जाम होता है उसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। जो दूसरी मेजर वहाँ की समस्या है वो टॉयलेट का अभाव है। चूँकि टूरिस्ट, जो भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे लोकल हो या बाहर के टूरिस्ट हो, टॉयलेट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अगर इतना लंबा स्ट्रेच है, 5-7 किलोमीटर का अगर स्ट्रेच है, तो उसमें हर जगह 1-1 किलोमीटर की दूरी पर अच्छी टॉयलेट, वर्ल्ड क्लास टॉयलेट होनी चाहिए। जो तीसरी मेजर समस्या वो क्या हो सकती है, तो तीसरी मेजर समस्या है कि जो स्ट्रेच है, जो मेरिन ड्राइव है, उसमें कहीं कोई मार्किंग नहीं है। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे तो जिस तरह से मेट्रो का पिलर है, पिलर के नंबर से लोग के एड्रेस तय होते हैं और लोग आसानी से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो मार्किंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह के मूवमेंट के लिए। तो जितने भी वहाँ पे स्ट्रीट लाइट के जो खंभे हैं उसमें मार्किंग की जा सकती है। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा जैसे लोगों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सुरक्षा के लिए टूरिस्ट, जो हमारे टूरिस्ट पुलिस का कंसेप्ट है वो लाया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की जा सकती है। साथ में जो हमारे लोकल कल्चर है उसको भी प्रमोट करने के लिए वहाँ पे जैसे जो लोकल लोक नृत्य हैं, जो लोक कलाकार हैं, उनको भी एक मंच प्रदान किया जा सकता है। जैसा आप अगर दिल्ली हाट में देखेंगे तो एक मंच प्रदान की जाती है, उस तरह से हम वहाँ पे मंच भी प्रदान कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो अगर आप देखें तो जो मेजर स्ट्रीट फूड्स हैं, जितने भी स्ट्रीट फूड्स हैं, अगर आप कभी जनपद विजिट किए होंगे दिल्ली में, तो यहाँ पे हर एक जनपद में जितने भी दुकान हैं, उन सभी के दुकान के जो डैशबोर्ड्स हैं या उनके जो मार्किंग है उसका एक साइज फिक्स है। तो जितना भी इस तरह के हॉकर्स हैं, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन सबको अगर एक तरह की मार्किंग व्यवस्था कर दी जाए, उनकी नंबरिंग कर दी जाए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। प्लस इसको प्रमोट करने के लिए, चूँकि यह बहुत बड़ा रोजगार का साधन भी है, इसको अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, ऊंचे लेवल पे ले जाने के लिए, अधिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, अगर इसको हम अधिक से अधिक प्रमोट करें, इन्फ्लुएंसर को लेके आएँ, अगर हम सोशल मीडिया को कैंपेन करें, तो ये और भी अधिक तेज़ी से फैल सकता है। साथ में गंगा का किनारा है और गंगा के किनारे हम नाइट क्रूज़ भी व्यवस्था करते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ भी मेजर, जैसे अगर मुंबई आप जाते हैं, अगर आप गोवा जाते हैं, तो क्रूज़ राइड की भी व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे भी गंगा में नाइट में क्रूज़ है, शिप है, उस पर हम राइड करा सकते हैं इन 5-7 किलोमीटर के रेंज में, और जो टूरिस्ट को अधिक अट्रैक्ट करेगा। प्लस इस नाइट लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए आपको इनकी जो कनेक्टिविटी है और बेहतर की जा सकती है, इन बिटवीन जो छोटे छोटे कनेक्टिंग रोड है उसे कनेक्ट करके। तो ये अगर आइडिया आप यूनिक आइडिया जनरेट कर पाते हैं, इन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, तो यही आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे। और इन क्वेश्चंस को आप पहले से तैयार कर लें,
कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे ज़िले पे, हमारे विलेज पे, हमारे जो टायर 2 या टायर 3 सिटी है, जो मेरा एड्रेस है, उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले से तैयार करने पड़ेंगे। जैसा मैंने अभी वैशाली के बारे में बताया, जैसे मैंने अपने पटना के मैरिन ड्राइव के बारे में बताया, वैसे यहाँ पर राजगीर के बारे में तैयार कर सकते हैं, नवादा के बारे में तैयार कर सकते हैं, किसी भी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में ऐसे ही आप क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप नहीं बना पाते हैं तो आपके फेल होने की संभावना बहुत बढ़ जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपके मदर टंग, जो आपकी भाषा है, मातृभाषा, उस पर आता है। तो अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया है और आपने मदर टंग हिंदी दिया है तो तब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जनरली। और साथ में आपका जो एड्रेस है, उसके बाद पेरेंट्स के जो आपके डिटेल्स हैं, पेरेंट्स के डिटेल्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर वो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में वो हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रख लीजिए। अगर आपके पिताजी की भी कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने की है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी रख लीजिए, सो दैट आप बेहतर तरीके से इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर सकें। पिताजी को अगर आप रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया है, लिखाया और इस लायक बना है कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सफलता में उनका योगदान है। तो आपके पिताजी जो भी जॉब कर रहे हैं उस जॉब के बारे में ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अच्छी खासी जानकारी होगी और उस डिपार्टमेंट के बारे में भी जानकारी होगी। अगर आपका होम एड्रेस और आपके जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है दोनों जगह में डिफरेंस है, तब भी आप उससे आपका क्वेश्चंस बनता है। कुछ क्वेश्चंस आपके एड्रेस और आपके बाकी डैफ में जो चीज़ें दी है उसके कोरिलेशन से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे डैफ में आपने दिया है कि आप MIG फ्लैट में रहते हैं और जो आपने इनकम दिखाया है वो इनकम दिखाया कि आपकी टोटल इनकम साल की 50,000 रुपये है। तो ये दोनों का कोरिलेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि MIG में जो फ्लैट है उसका रेंट ही बहुत ज़्यादा है और आपका जो आमदनी आपने दिखाया वो बहुत कम है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके डैफ में हैं तो आपको उससे संबंधित भी क्वेश्चन बन सकते हैं और उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। तो ये डैफ के बारे में क्वेश्चन हमने बताया, आपके पेरेंट्स के बारे में हमने क्वेश्चन बताया, आपने जो लैंग्वेज चूज़ किया है, आपके जो मदर टंग है और आपने जो लैंग्वेज यूपीएससी में चूज़ किया है उसके बारे में हमने बताया। जिस भी भाषा जो आपका मदर टंग है, मान लीजिए कि आपका जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसमें आपने बताया कि मैं मैथिली बोलता हूँ या भोजपुरी बोलता हूँ, तो भोजपुरी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ी सी तैयारी कर लें। जैसे भोजपुरी का जो एक फिल्म इंडस्ट्री है, जो उसके बारे में थोड़ा तैयार कर लें, उसके जो समस्याएं हैं, उससे जो उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है, उसके बारे में जो बेसिक गाने हैं, उसके जो कुछ एक्टर्स हैं, जो फेमस एक्ट्रेस हैं, या ऐसे मूवी जिसका इम्पैक्ट समाज पे सबसे अधिक रहा है, उसके बारे में आपको तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। उस फिल्म इंडस्ट्री का या उस भाषा का क्या समस्याएं हैं, उस भाषा को क्या वो जो हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं संविधान में उस अनुसूची में है कि नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अगर लाने का कोई मूवमेंट चल रहा है तो क्या है, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उस भाषा में जैसे आपने मिथिला दिया है या भोजपुरी दिया है तो उसके साहित्य क्या क्या है, उसके साहित्य के साथ साथ उस भाषा की अच्छे कवि, लेखक, कलाकार कौन कौन से हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी आप तैयारी कर लें, उससे सोच लें कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस का आंसर खुद ही बनाएं और खुद ही देने का प्रयास करें। तो ये जो बेसिक जानकारी थी डैफ के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि डैफ 1 में किस तरह से आप इसको डिकोड कर सकते हैं। डैफ 1 में आपके नाम से कोई चीज़ है, आपके ईमेल एड्रेस से कोई चीज़ है, आपके डेट ऑफ बर्थ से कोई चीज़ है। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका मान लीजिए कि 99 में है, तो 99 में जितनी भी मेजर घटनाएं घटी हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, उन सभी घटनाओं का एक लिस्ट बना लें। एटलीस्ट 10 घटनाएं ऐसे आप नोट कर लें। हो सकता है कि 5 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो, 5 घटनाएं बहुत कम महत्वपूर्ण हो, लेकिन आप 10-15 घटनाओं का लिस्ट बना लें और देखें कि उस पूरे साल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं और वो उसके हिसाब से आप अपना क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 99 है, तो उस समय सॉफ्टवेयर की दुनिया में, टेक्नोलॉजी IT की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था Y2K प्रॉब्लम।
क्योंकि उस समय जो कोडिंग की गई थी वो 2 डिजिट की कोडिंग की गई थी। तो जब 99 से 2000 में हम माइग्रेट करते तो काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम होने की संभावना थी। तो वो Y2K प्रॉब्लम सबसे बड़ा समस्या था सॉफ्टवेयर के दुनिया में, तो वो काफ़ी फेमस था। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि 99 के बारे में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। इसी तरह से कुछ इंडिया में घटनाएं घटी होंगी, कुछ पॉलिटिकल घटनाएं घटी होंगी, कुछ डिफेंस से रिलेटेड कुछ घटनाएं घटी होंगी, कुछ सैटेलाइट लॉन्च किया गया होगा, हो सकता है उस समय उस स्टेट में कुछ अलग घटनाएं घटी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ट्रीटी हुई होगी, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे हुआ होगा या किसी 2 देश की लड़ाई के बाद कोई घटनाएं घटी होगी और संधि हुआ होगा। इंडिया में कोई माइलस्टोन अचीव किया होगा, जैसे इंडियन इकोनॉमी ने कुछ माइलस्टोन अचीव किया, कोई बड़ी पॉलिसी लाई गई, कोई बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म किए गए, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया जो लैंडमार्क डिसीजन था, या कोई ऐसा बिल आया जो बिल पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ऐसी सारी घटनाओं को, ऐसे सारे इवेंट्स को आपको नोट डाउन करना होगा जो आपके जन्म से संबंधित वर्ष में हुए हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हैं वो काफ़ी 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी कर चुके होते हैं और वो सारी घटनाएं उनके जीवन के प्राइम टाइम में घटी होती हैं जब आपका जन्म हुआ होता है। तो उनको सारी चीज़ें याद होती है। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे मेंबर हो जो उस पॉलिसी को फ्रेम करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किए हों, तो पूरी पॉलिसी उनको याद होगी। इसलिए आपसे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को लिखें और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर खुद ही देने का प्रयास करें, जिससे कि आप इसके सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से डील कर पाएँ इंटरव्यू बोर्ड के समय। और ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन जब हम नहीं डील कर पाते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ से, नाम से, अपने पिताजी के नाम से संबंधित, या अपने स्कूल से संबंधित, या अपने जन्म स्थान से संबंधित, तो ये इंटरव्यू बोर्ड पे बहुत ही ख़राब इंप्रेशन डालता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि एज ए सिविल सर्वेंट आप अपने बारे में तो जाने ही, अपने पेरेंट्स के बारे में जाने, अपने एड्रेस के बारे में जाने, अपने जन्म के ईयर के बारे में जाने, और अलर्ट रहें, सजग रहें, और आप में खोजी प्रवृत्ति के है कि नहीं ये भी पता चलता है। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को विजिलेंट होने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है, और अब उन इतिहास, भूगोल और भविष्य के बारे में जानकारी होने की भी अपेक्षा की जाती है। तो इस पूरे इंटरव्यू को जो डाइफ को डिकोड करने का जो हमने प्रयास किया है, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप फ्रेम करते हैं, उसका उत्तर बनाने का प्रयास करते हैं, खुद से बोलने का प्रयास करते हैं, उस उत्तर को इम्प्रोवाइज करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, तो आपके लिए इंटरव्यू में क्वेश्चंस को डील करना बहुत ही आसान होगा और आपको बहुत हेल्प करेगा अच्छे स्कोर करने में।